देखो भी ध्यान से बात करेंगे आज हम लोग एनिमल टिश्यूज के बारे में। अभी तक जितने भी हम टिश्यूज पढ़ रहे थे, ठीक है, जैसे कि मैरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है, परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट, वो सभी हमारे प्लांट टिश्यू थे। अभी जो हम लोग बात करेंगे, अब हम बात करेंगे एनिमल टिश्यूज में, जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास आता है बच्चों, वो आता है एपिथेलियल टिश्यू। क्लियर बात है? तो बात करते हैं कि ये एपिथेलियल टिश्यू एक्चुअल में होते क्या है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो बात लिखा है, होते क्या है, लिखा है बच्चों, दीज आर प्रोटेक्टिव टिश्यूज विच प्रोटेक्ट मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ये कह रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो हमारे जो अंदर बॉडी के ऑर्गन है उन ऑर्गन्स के ऊपर एक कवरिंग बनाते हैं प्रोटेक्टिव। जैसे हमारी ये बॉडी है, बॉडी के ऊपर भी जो स्किन आप लोग देख रहे हो, ये अपने आप में एक एपिथेलियल टिश्यू है। हमारा माउथ है, इसके अंदर एक लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, वो भी क्या है, एपिथेलियल टिश्यू है। मतलब हमारी बॉडी के चाहे वो इंटरनल ऑर्गन्स हो या कोई आउटर पार्ट हो हमारी बॉडी का, उसकी जो कवरिंग बनती है वो एपिथेलियल टिश्यूज से बनती है। देखो आगे लिखा भी है, लिखा है दे फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द स्किन, स्किन की आउटर कवरिंग बनती है, एंड ऑर्गन्स, जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं, एंड द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स हैं। ब्लड वेसल्स किसको बोलते हैं? जिनके अंदर से ब्लड मूव करता है, जिन्हें आप नसें कहते हो, ब्लड मूव करता है, तो इनको ब्लड वेसल्स कहते हैं। और इनके अंदर से ब्लड क्या होता है, फ्लो होता है। लिखा है इंटेस्टाइन, लंग्स, इन सबकी जो इनर लाइनिंग है, इन सबकी जो इनर लाइनिंग, लाइनिंग से मतलब लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर, वो किस चीज से बनी होती है? एपिथेलियल टिश्यूज से बनी होती है। इसका मतलब ये बात तो क्लियर होगी, अगर मुझसे आगे कोई ये पूछता है व्हाट डू यू मीन बाय द एपिथेलियल टिश्यूज, तो मैं उसको बता सकता हूं कि भी एपिथेलियल टिश्यूज आर फॉर्म द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द आउटर स्किन, ऑर्गन्स, इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स एक्सेट्रा। तो ये एक तरह से क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं किसी भी ऑर्गन को। आगे चलते हैं, लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। देखो है तो सारे एपिथेलियल टिश्यू, प्रोटेक्टिव कवरिंग तो सभी बनाते होंगे, ठीक है। अब यहां पे अगर कैटेगराइजेशन हुआ है, मैंने पहले ही कहा था, जब किसी चीज के टाइप्स डिवाइड होते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कंपैरिजन होता है, कहीं ना कहीं कोई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों, 4 टाइप्स के। तो यहां पर लिखा है देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। They are, first one is squamous epithelial tissue, second है columnar epithelial tissues, cuboidal epithelial tissue, and the last one stratified epithelial tissues। तो कुछ तो डिफरेंस होता होगा ना इनमें। तो देखो डिफरेंसेस में यहाँ पे पहले तो आपको ब्रीफ में बताता हूँ, फिर चलेंगे डिटेल में। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज की, तो मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि जो स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होते हैं वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जैसे पेपर होता है ना, कागज, बिल्कुल थिन शीट के जैसे होते हैं। समझ में आ गई बात? इसके बाद अगर हम लोग बात करें क्यूबॉइडल की, तो क्यूबॉइडल में क्या होता है बच्चों, जो हमारे सेल्स होते हैं वो क्यूब की शेप में होते हैं। जैसे लूडो खेलते हो ना आप लोग, लूडो में जो गिट्टा होता है वो क्यूब शेप होता है, तो यहां पे जो सेल्स होते हैं वो क्यूब शेप्स होते हैं। अगर यहां पर देखो आप, तो यहां पर बच्चों ये कॉलमर है, तो कॉलमर है तो यहां पे क्या होता है, जो सेल्स होते हैं कॉलम जैसे होते हैं, पिलर लाइक। और अगर यहां आ जाए स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस, तो बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस किसे कहते हैं? अगर ये जो स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यू है ना, अगर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक बहुत सारी लेयर बना दो, इनकी बहुत सारी, भाई एक स्क्वायमस के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये बहुत सारे रख दिए, अब इनको बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस एपिथेलियल। तो मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज हैं उन्हें कैटेगराइज किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स ऑफ द सेल्स। अगर थिन फ्लैट है बिल्कुल तो स्क्वायमस, क्यूब शेप है तो क्यूबॉइडल, कॉलम शेप है तो कॉलमर, और बच्चों अगर आप स्ट्रेटिफाइड बनाना है तो क्या करोगे, स्क्वायमस को 1 बाय 1 एक के ऊपर एक रखेंगे तो बहुत सारी लेयर्स हो जाएंगी, इसको स्ट्रेटिफाइड बोलेंगे। चलो अभी डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में एक एक करके। देखो बच्चों बात करते हैं हम लोग स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज। तो बच्चों अगर हम लोग स्क्वायमस एपिथेलियल टिश्यूज की बात करें
तो यहां पे क्लियरली लिखा है, देखो, दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ थिन लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। यहां पर जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट, बिल्कुल पेपर के जैसे होते हैं, थिन। लिखा है दे आर प्रेजेंट इन आउटर कवरिंग ऑफ आर स्किन। हमने कहा था यहां पर कि जो हमारी स्किन है वो भी एक तरह का एपिथेलियल टिश्यू है। अब आपको यह भी पता चल गया कि वो कौन सा है, वो है स्क्वैमस। लिखा है एंड इन द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स से मतलब है वो पाइप्स हमारी बॉडी के अंदर जिनके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। लंग्स की इनर लाइनिंग में होते हैं, माउथ की, फूड पाइप की। तो ये क्या होता है बच्चों, देखो सीधी सी बात है ना, ये बहुत थिन होते हैं, तो ऐसी जगह की प्रोटेक्टिव कवरिंग बनाते हैं जहां पे थिन की नीड है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको, ब्लड वेसल्स के अंदर होता है इसका कवरिंग, ठीक है। लंग्स के इनर लाइनिंग होती है, हमारी स्किन होती है। तो ये सब क्या है बच्चों, ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन, ठीक है ना। देखो यहां पे एक बात और लिखी है नोट में, आवर स्किन इज मेड अप ऑफ सेवरल लेयर्स ऑफ। इसका मतलब यह है कि ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस है, क्योंकि देखो यहां से एक लेयर उतारो आप, इसके नीचे एक, उसे भी उतारो, उसके नीचे एक, उसे भी उतारो, उसके नीचे। ऐसा किसने कहा, ऐसा किसने कहा? ऐसे थोड़ी हम लेयर उतारते रहेंगे जिंदगी भर, ऐसे तो कट्टा भर लोगे आप लोग लेयर उतार उतार के। हमने ये थोड़ी कहा कि इनफाइनाइट लेयर आप उतारते रहो बस, ठीक है ना। मल्टीपल लेयर्स हैं, ये बात कंफर्म है, ठीक है बच्चों। तो यहां पे एक बात तो समझ में आ गई कि स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, वो भी कौन से वाले, स्ट्रेटिफाइड। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड द क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अगर हम लोग क्यूबॉइडल की बात करें तो बच्चों यहां पर लिखा है दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ क्यूब शेप्ड, दे फॉर्म लाइनिंग ऑफ द किडनी ट्यूब्यूल्स। एक्चुअल में जो ट्यूब्यूल्स होता है ना, ये किडनी के अंदर ही एक पार्ट भी होता है, ठीक है ना। एंड स्लाइवरी ग्लैंड, इस स्लाइवरी ग्लैंड के बारे में और किडनी ट्यूब्यूल के बारे में। एक्चुअल में ये जो किडनी ट्यूब्यूल होता है ना बच्चों, ये किडनी के अंदर एक यूनिट होती है नेफ्रॉन, ये उसके नीचे वाले हिस्से को बोलते हैं, ठीक है। तो ये उसकी लाइनिंग बनाता है कौन, क्यूबॉइडल। उसके बाद बात करते हैं, ये कह रहा है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड पता है क्या होता है बच्चों, किसी को पता है कहां पर होता है स्लाइवरी ग्लैंड? यहां पे होता है, माउथ रीजन में। एक्चुअली आप लोगों को पता होगा, जब कोई आप ऐसी खाने की चीज देखते हो जो आपको बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है, तो आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो जो पानी आता है ना बच्चों, वो स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। कहां से आता है? स्लाइवरी ग्लैंड से आता है। और ये कह रहा है एंड हेल्प इन द सेक्रेशन एंड, सेक्रेशन का मतलब होता है बच्चों, कुछ ग्लैंड हमारी बॉडी के अंदर ऐसे होते हैं, वो अपने अंदर से एक लिक्विड निकालते रहते हैं, तो उसे सेक्रेट करना कहते हैं। जैसे हमारी स्किन से जो है स्वेट निकलता है। और एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब करना, किसी चीज को, ठीक है। तो ये हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने आपको बताया था कि यहां पे जो सेल्स होते हैं बच्चों, वो कॉलम शेप होते हैं, वो और वी कैन से पिलर लाइक होते हैं, बहुत बड़े बड़े सेल्स होते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो यहां पे देखो बच्चों लिखा है दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ टॉल पिलर लाइक, लिखा है दीज टिश्यूज आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ इंटेस्टाइन, जो इंटेस्टाइन होती है हमारी, एंड हेल्प इन द सेक्रेशन एंड, मतलब सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में ये भी हेल्प करता है। बात समझ में आ गया, क्लियर है सबको? चले आगे। बाकी मैं आपको एक बात बता दूं, ये सेक्रेशन में ज्यादा काम करता है, वो एब्जॉर्प्शन में ज्यादा काम करता है। चलो चलते आगे, दैट इज बात करेंगे हम लोग फोर्थ वन। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज। देखो नाम में इसके स्क्वैमस आ रहा है, इसका मतलब ये स्क्वैमस से ही बना है, ये स्क्वैमस से ही बना है। लिखा है स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। बात समझ में आ गई? हमारी जो स्किन होती है ये बहुत सारी लेयर से बनी है। अब लेयर किस चीज की है? वो स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज की। लिखा है सिंस दे आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स, क्योंकि ये लेयर्स की फॉर्म में बना हुआ है, देयरफॉर दे आर कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। वैसे मैं आपको बता दूं इसका पूरा नाम स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू होता है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारे कौन से टिश्यू थे बच्चों?
एनिमल टिश्यू में हमने कौन से पढ़े? ये एपिथेलियल टिश्यूज। अभी हम लोग आगे चलेंगे और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। ठीक है बच्चों, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो चलते हैं आगे। बात करेंगे हम लोग मस्कुलर टिश्यूज के बारे में। देखो, मस्कुलर का मतलब होता है मसल्स, और मसल्स का काम होता है कोई भी मूवमेंट कराना बॉडी के अंदर। किसी के हाथ पर अगर ऐसे मूव कर पा रहे हैं तो वो मसल्स की वजह से कर पा रहे हैं। तो ये जो टिश्यू है हमारे मसल्स के अंदर, अभी इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बात कर लेते हैं बच्चों मस्कुलर टिश्यू के बारे में। और मस्कुलर टिश्यू में अगर मैं सबसे पहले चलूं, इसकी डेफिनेशन पर लिखा है दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ इलोंगेटेड सेल्स। यहां पर जो सेल्स होते हैं इलोंगेटेड होते हैं, मतलब थोड़े खिंचे हुए लंबे सेल होते हैं, एज नोन एज मसल्स फाइबर्स। बात समझ में आ गई? तो जो मसल्स हमारे जो मस्कुलर टिश्यू होते हैं, इनके पास इलोंगेटेड सेल्स होते हैं जिन्हें मसल्स फाइबर कहते हैं। लिखा है दे कंटेन प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। तो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, यहां पर एक प्रोटीन इसने रखा हुआ है और इस प्रोटीन का नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। आगे देखो बच्चों, लिखा है विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो यहां से पूरी बात मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो हमारे मसल सेल्स होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं हमारे, उनके जो सेल्स होते हैं वो इलोंगेटेड होते हैं जिन्हें हम मसल फाइबर कहते हैं। जो मसल्स हैं वो एक टाइप का प्रोटीन रखते हैं अपने पास जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और ये जो हमारे मसल्स होते हैं उनको रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करते हैं। अब बात करेंगे नेक्स्ट वन। लिखा है मसल्स विच कैन मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल आर कॉल्ड वॉलेंटरी मसल्स। ये कह रहा है कि बच्चों कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं, उन्हें वॉलेंटरी मसल्स कहते हैं। ये उंगली मेरी इच्छा के अनुसार घूम रही है, ये हाथ, ये पैर, ये सब मेरी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं। दीज आर वॉलेंटरी मसल्स। मैं अपने हाथ को जब चाहे मूव करा सकता हूं, जब चाहे रोक सकता हूं। तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों? ये वॉलेंटरी मसल्स हैं। लेकिन क्या मैं अपने हार्ट को रोक सकता हूं? क्या ये मेरे हाथ में है? नहीं रोक सकते हम लोग, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी मसल्स हैं। ये हमारी इच्छा के अनुसार मूव। क्लियर है? खाना खाने के बाद क्या आप अपने खाने को फूड पाइप पे रोक सकते हो? नहीं रोक सकते, क्योंकि यहां पे जो मसल्स मूवमेंट करेंगे वो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं करते। इंटेस्टाइन के अंदर जो आपका फूड जो होता है, ठीक है ना, जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड होता है, वो जो मूव करता है, क्या उसे आप रोक सकते हो? नहीं। तो ये सारे जो मूवमेंट होते हैं बच्चों, ये इनवॉलेंटरी होते हैं। समझ में आई बात? तो वॉलेंटरी मूवमेंट कौन से होते हैं या वॉलेंटरी मसल्स कौन से होते हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। और इनवॉलेंटरी कौन होते हैं? जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करते हैं। लिखा है देखो आगे, मसल्स विच कैन नॉट मूव अकॉर्डिंग टू आवर विल मतलब हमारी इच्छा, इनको क्या कहते हैं बच्चों? इनवॉलेंटरी। क्लियर होगी बात? अब ये कह रहा है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं और जो मसल्स होते हैं वो 3 तरह के होते हैं बच्चों। एक होते हैं स्ट्रेटेड मसल्स, कैसे होते हैं? जिनको स्केलेटल मसल्स भी कहते हैं। एक होते हैं अनस्ट्रेटेड मसल्स, जिनको स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज कार्डियक मसल। तो 3 तरह के मसल्स होते हैं बच्चों, स्ट्रेटेड मसल्स, अनस्ट्रेटेड एंड कार्डियक। अब देखो, मैंने पहले ही कहा था अगर कहीं कोई डिवाइडेशन होता है तो कुछ ना कुछ उसके अंदर डिफरेंसेस रहे होंगे। ठीक है, अब इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, स्ट्रेटेड के बारे में, अनस्ट्रेटेड के बारे में और कार्डियक के बारे में। क्लियर बात है? चलो चलते हैं आगे और बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वन दैट इज स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में, और साथ साथ में यहाँ पे आपको कंपैरिजन भी कराऊंगा। ठीक है ना? देखो, हम यहाँ पे आपको इमेजेस इसलिए दिखाते हैं जिससे इमेजेस आपके माइंड में छप जाएं। आप जब कभी स्ट्रेटेड के बारे में सोचो तो इसकी इमेज आपके माइंड में आनी चाहिए, और इमेज इसकी माइंड में आएगी ना तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। क्लियर है? देखो बच्चों, बात कर लेते हैं सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। लिखा है दीज आर वॉलेंटरी मसल्स। इतनी बात से आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो हमारे स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं वो वॉलेंटरी हैं। इसका मतलब वो हमारी इच्छा के अनुसार मूव करते हैं।
लिखा है हैविंग लाइट एंड डार्क स्ट्रेशंस। स्ट्रेशंस का मतलब यहाँ पे बैंड्स है। देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये पट्टियां दिखाई दे रही है आपको, डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट। क्लियर? तो ये जो होते हैं हमारे स्ट्रेटेड मसल जो होते हैं, इनके ऊपर डार्क एंड लाइट क्या होती है? बैंड्स होते हैं। क्लियर बात होगी? लिखा है द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड। देखो बच्चों, इनके सेल लॉन्ग है, सिलेंड्रिकल है, और एक एक सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी है। बच्चों ये बात भी समझ में आ गई कि सेल लॉन्ग होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। आगे चलते हैं। लिखा है दे हेल्प इन वॉलेंट्री ऑफ द, इसका मतलब ये बात भी क्लियर हो गई कि ये वॉलेंट्री मूवमेंट कराते हैं। ये बात हमने शायद पहले भी बता दी थी। तो वॉलेंट्री मूवमेंट से मतलब आपको समझ में आ गया, और इससे आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि हाथ में जो ये मसल्स हैं ये स्ट्रेटेड मसल्स हैं। कौन से हैं? और वी कैन से स्केलेटल मसल्स हैं। बात समझ में आ गई? लिख के आगे दे आर प्रेजेंट इन द मसल्स ऑफ हैंड्स, आईज एंड लेग्स। ये तो आपको पहले समझ में आ गया होगा कि जहां जहां हम अपनी इच्छा के अनुसार मूवमेंट करा सकते हैं वहां वहां पर आपके स्ट्रेटेड मसल्स होते हैं। क्लियर होगी बात? आगे चलते हैं और बात करेंगे अनस्ट्रेटेड मसल्स के बारे में। मैं आपको अनस्ट्रेटेड तो समझाऊंगा ही, साथ साथ इन दोनों में अभी आपको डिफरेंसेस भी कैरी कराऊंगा। देखो कैसे लिखा है दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। पहला डिफरेंस भी मिल गया, और इसके बारे में एक बात भी पता चल गई कि इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब ये हमारी इच्छा के अनुसार काम। क्लियर बात है? ये अपने आप काम करेंगे, ये हमारी विल के अकॉर्डिंग वर्क। लिखा है हैविंग नो स्ट्रेशंस। इनके ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेशंस, जैसे इनके ऊपर लाइट डार्क बैंड थे, इनके ऊपर। आगे लिखा है द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप्ड। वो लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल थे, ये लॉन्ग एंड स्पाइंडल है, थोड़ा लट्टू टाइप है। समझ में आ गई बात? इसके बाद लिखा है यूनिन्यूक्लिएटेड है। वहां देखो बच्चों, एक के अंदर दो दो तीन तीन न्यूक्लियस थे, यहां पर एक के अंदर केवल एक ही, तो ये यूनिन्यूक्लिएटेड है। ये कैसे है? लिखा है दे हेल्प इन इनवॉलेंट्री मूवमेंट, मतलब उन मूवमेंट में ये हेल्प करते हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार। लिखा है आगे दे आर प्रेजेंट इन एलिमेंट्री कैनाल, ब्लड वेसल्स एंड इरिस ऑफ आईज। तो जो इरिस ऑफ आईज होती है ना बच्चों, ये भी हमारे विल के अकॉर्डिंग काम नहीं करती है। जहां पे डार्क लाइट, मतलब जहां पे बिल्कुल अंधेरा होता है, वहां पे अपने आप थोड़ी ज्यादा खुल जाती है, और जहां पे लाइट बहुत ज्यादा होती है वहां पे थोड़ा सा अपने आप ये बंद कर लेती है अपने आप को। क्लियर है? ऐसे ही जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल से मतलब है जिस रास्ते से फूड नीचे जाता है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है, वो भी हमारे विल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है। और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड बह रहा है यहाँ पे, मैं थोड़ी रोक सकता हूँ उसकी पंपिंग, वो तो ब्लड हार्ट से चल रहा है, तो वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्लियर हो गई बात? तो मैंने कहा था कि मैं इसमें डिफरेंस भी कैरी कराऊंगा। देखो पहला डिफरेंस, ये होते हैं वॉलेंट्री और ये होते हैं इनवॉलेंट्री। सेकंड डिफरेंस, इनके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल होते हैं, इनके जो सेल्स होते हैं लॉन्ग एंड स्पाइंडल शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट, इनका ऊपर डार्क एंड लाइट स्ट्रेशंस होते हैं, इनमें डार्क एंड लाइट स्ट्रेशन नहीं होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्लियर होगी? नेक्स्ट वन, ये प्रेजेंट होते हैं आपकी लेग्स में, आईज में एंड हैंड्स में, और ये प्रेजेंट होते हैं कहां पर? ब्लड वेसल्स में, एलिमेंट्री कैनाल में और एरिस। बात समझ में आ गई? तो हम यहां से डिफरेंस भी इसमें कम से कम 5 आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? चले आगे। नेक्स्ट देखो बच्चों, अब बात करते हैं थर्ड वन। एक्चुअली यहां से जो क्वेश्चन आता है ना, कई बार वो क्वेश्चन आता है बच्चों, या तो डिफरेंस लिखवाते हैं स्ट्रेटेड एंड अनस्ट्रेटेड में, या फिर इस कार्डियक मसल्स के 3 फीचर पूछते हैं। कितने? वो 3 फीचर्स हम यहीं से निकालेंगे पॉइंट्स में। ठीक है? देखो बात करते हैं हम लोग कार्डियक मसल्स के बारे में। अच्छा आप मुझे ये बताओ, ये जो कार्डियक वर्ड है, ये जो कार्डियक वर्ड है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हार्ट। इसका क्या मतलब होता है? अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर आप कभी किसी पेशेंट को मान लो सपोज करते हैं हार्ट अटैक आता है, तो जाके आप उसे
हॉस्पिटल की किस यूनिट में एडमिट करते हैं? क्या आप उसे आईसीयू में एडमिट करते हैं? क्या आप किसी हार्ट पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करते हैं? नहीं, किसी भी हार्ट पेशेंट को आईसीयू में एडमिट नहीं किया जाता, उसको एडमिट किया जाता है बच्चों सीसीयू में। कहां पर एडमिट करते हैं? सीसीयू का मतलब होता है कार्डियक केयर यूनिट। कार्डियक केयर, इसका मतलब ये जो वर्ड है ना बच्चों कार्डियक, ये आया है ह्यूमन हार्ट से। कहां से आया है? बात समझ में आ गई? हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये है हार्ट, इसका मतलब ये वाले जो मसल्स हैं वो हार्ट के अंदर होते होंगे। अच्छा, हार्ट क्या काम करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। इसका मतलब ये जो आपके पास मसल्स हैं ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में हेल्प करते होंगे। बाकी इसका स्ट्रक्चर देख लिया हमने, अब इसका एक्सप्लेन करा देंगे। देखो लिखा है दीज आर इनवॉलेंट्री। ये तो मुझे स्टार्ट करने से पहले पता चल गया था क्योंकि मेरे हार्ट के अंदर है और हार्ट मेरे कब्जे में, इसका मतलब ये इनवॉलेंट्री ही होंगे, ये इनवॉलेंट्री होंगे। लिखा फेंट स्ट्रेशंस होते हैं, जैसे उसके ऊपर डार्क स्ट्रेशंस थे ना, इसके ऊपर स्ट्रेशन तो होते हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में थोड़े फेंट होते हैं, थोड़े से लाइट दिखते हैं। मतलब लिखा है द सेल्स ऑफ दीज मसल्स आर सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच। पता क्यों कह रहा हूं? देखो यहां पे एक सिलेंडर इससे मिल गया, ये ब्रांच बन गई, आगे फिर ब्रांच बन गई, आगे फिर ब्रांच बन गई। बात समझ में आ गई? लिखा है ब्रांच होते हैं एंड मल्टी, क्योंकि एक एक के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस भी प्रेजेंट हो सकता है। क्लियर होगी बात? चले आगे। लिखा है दे आर प्रेजेंट इन द, ये तो हमें पहले ही पता था क्योंकि इसका नाम ही कार्डियक है, ठीक है ना। एंड हेल्प इन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द। क्लियर होगी बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तीनों क्लियर है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर को देख के तब पढ़ोगे ना, चीजों को ना विजुअलाइज करना आसान काम होता है, ठीक है ना। मान लो सपोज करते हैं कोई मेरे पास आता है और मुझे ये कह के जाता है भाई ये ले 5,000 रुपये ये अमित ने दिए हैं, ठीक है, और वो चला गया। अब वो 6 महीने बाद आया मेरे पास, भाई वो पैसे किसने दिए थे? अब मैं रिमाइंड कर रहा उसका नाम क्या था, ठीक है ना। मैं बहुत देर तक सोचता रहा उसका नाम क्या था, नाम क्या था, ये क्या बता के गया था, तो वो मुझे इतना जल्दी याद नहीं होगा, ठीक है ना। और वो अमित को मेरे सामने खड़ा कर दे, ये अमित ये देखिए तुझे 5,000 रुपये दे रहा है, फिर अमित को 5 महीने बाद लेके आए तो मैं उसे पहचान लूंगा कि ये वही आदमी है। तो चीज़ों को ना विजुअलाइज करना आसान होता है हम लोगों के लिए, ठीक है ना। तो जब भी मैं कभी इनके डिफरेंसेस के बारे में सोचता हूँ ना तो मैं इनकी इमेजेस अपने माइंड में क्रिएट कर लेता हूँ, अच्छा ऐसे ऐसे, तो ये सारी चीज़ें फिर मुझे आराम से याद हो जाती है। क्लियर? चलो चलते आगे। देखो बच्चों बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अच्छा नाम से पता चल रहा है कनेक्टिव, कनेक्टिव का मतलब हो गया कनेक्ट करना। मतलब हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं भाई, ये देखो ये मेरा हाथ है, अलग है यहां से ये, लेकिन किसने जोड़ रखा है? कनेक्टिव टिश्यू ने। अगर ये सीधा रहता है फिर तो ये या कुछ तो है जैसे मूवमेंट हो पा रहा है, मतलब दो चीजें यहां जुड़ी हुई है ना, ये पार्ट और ये पार्ट अलग है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये किसी चीज से तो जुड़े हैं, तो ये जुड़े हैं बच्चों कनेक्टिव टिश्यू से, ये जुड़े हैं। ये मेरी स्किन है, स्किन के नीचे मेरा मसल्स है, ये स्किन और मसल्स किसी चीज से तो जुड़े होंगे, कनेक्टिव टिश्यू से, ठीक है। ये मेरी बोन है और बोन मसल्स से जुड़ी है, ये भी तो किसी चीज से जुड़े होंगे, किस चीज से जुड़े हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर कनेक्ट रहती है वो रहती है बच्चों कनेक्टिव टिश्यू के थ्रू, ठीक है ना। अब बात करते हैं बच्चों कि ये जो कनेक्टिव टिश्यू है ये क्या है। नाम से सब कुछ क्लियर हो चुका है लेकिन फिर भी एक बार रीड करते हैं। लिखा द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स। मतलब एक जेली लाइक जिसे कहते हैं, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में होता है ये, और इसमें लूजली पैक्ड होते हैं। भाई एक देखो टाइटली पैक्ड होंगे तो फिर मूव कैसे करेंगे, ठीक है ना, बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी चीजें। दिस मैट्रिक्स में भी फ्लूइड, ये फ्लूइड फॉर्म में भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है और कंप्लीटली रिजिड भी हो सकता है, कंप्लीटली रिजिड भी हो सकता है। मतलब कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जो फ्लूइड की फॉर्म में होंगे, जैसे ब्लड लिक्विड फॉर्म में चलता है, कुछ ऐसे होंगे जो जेली लाइक होंगे, मसल्स हो गए आपके, और कुछ ऐसे होंगे जो रिजिड फॉर्म में होंगे, ठीक है ना, जैसे आपका बोन्स स्केलेटल, वहां पे जो जॉइंट होंगे। चलो
एक एक करके बात करेंगे अभी। देखिए देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव, हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज हैं। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं फिर यही बात कहूंगा कि अगर किसी ने कैटेगराइजेशन किया है तो कहीं ना कहीं इन सब में कुछ ना कुछ छोटा छोटा डिफरेंस होगा। है तो सारे कनेक्टिव टिश्यू, अगर मैं कहूँ ये भी कनेक्शन बनाता है, ये भी कनेक्शन बनाता है, सारे कनेक्शन बनाते हैं भाई। कोई कनेक्शन डायरेक्ट बना रहा होगा, कोई इनडायरेक्ट बना रहा होगा। लिखा है एरियोलर टिश्यूज, टेंडन्स, लिगामेंट, एडिपोज, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड। क्लियर? अब एक एक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलते हैं सबसे पहले एरियोलर टिश्यूज के बारे में। लिखा है बच्चों एरियोलर टिश्यूज। देखो एरियोलर टिश्यूज क्या होते हैं, लिखा है एरियोलर टिश्यूज फिल्ड, क्या करते हैं, फिल्ड द स्पेस बिटवीन द स्किन एंड, मतलब ये जो हमारी स्किन है और जो इसके नीचे मसल्स हैं उनको ज्वाइन करने का काम एरियोलर टिश्यूज का होता है। किसका होता है? तो सिंपल सी बात है, दे हेल्प टू रिपेयर एंड डैमेज ऑफ द टिश्यूज। मतलब इनका काम क्या है, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है तो ये इसे रिपेयर करने का काम करते हैं। तो दो बातें याद रखनी है, एक तो कहां पर ये प्रेजेंट होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द स्किन एंड द, और काम क्या होता है, रिपेयर करते हैं डैमेज्ड टिश्यूज को। चलो नेक्स्ट चलते हैं बच्चों टेंडन। लिखा है दीज आर फाइब्रस टिश्यू विच जॉइंस मसल टू एंड हेल्प इन, मतलब टेंडन का क्या काम होता है बच्चों, टेंडन का काम होता है जो आपके मसल्स हैं और जो आपकी बोन है उन्हें आपस में कनेक्ट करना। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट वन लिगामेंट पे डिस्कस करते हैं। लिगामेंट में क्लियरली लिखा है दीज आर फ्लेक्सिबल टिश्यूज विच जॉइन बोन टू बोन, और वी कैन से बोन्स टुगेदर, बोन टू बोन कनेक्ट करते हैं एंड हेल्प इन। अब देखो मैं आपको बताता हूं बोन टू बोन क्या, एक बोन ये है एक बोन ये है, ये आपस में कनेक्ट है यहां पर, तो ये लिगामेंट है। ये क्या है? ये लिगामेंट है। कभी कभी आपने सुना होगा डॉक्टर की एक्सरे करा के लिगामेंट डिसजॉइंट हो रहा है थोड़ा, तो इसका मतलब क्या है कि जहां ये प्रॉपर्ली कनेक्ट होना चाहिए उससे थोड़ा बहुत इधर उधर रख लिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? नेक्स्ट लिखा है एडिपोज। देखो एडिपोज क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा मुझे ये बताओ, जो फोटो खींचते हैं पोज किन लोगों का अच्छा नहीं आता? जो मोटे होते हैं, इनका पेट मेरी तरह बाहर हो, ठीक है। एडिपोज का मतलब है मोटापा, और मोटापा किससे आता है? फैट से। मोटापा किससे आता है? तो एडिपोज का काम यही है, लोगों के पोज बिगाड़ना। इसका काम फैट स्टोर करना है। क्या करता है ये? तो बच्चों देखो पहले देख लेते हैं कहां होता है। लिखा दीज टिश्यूज आर फाउंड बिलो द एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन, मतलब ये जो आपकी स्किन है इसके नीचे मिलेगा, और जो आपके अंदर ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो स्पेस होगा उनमें फिल होगा। लिखा है दीज टिश्यूज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ, याद रहेगी बात। तो ये क्या करते हैं बच्चों, ये फैट को स्टोर करने का काम करते हैं। बिलो द स्किन होते हैं, बिटवीन द ऑर्गन्स होते हैं, जो स्पेस रहता है। नेक्स्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा कार्टिलेज पर। लिखा है पहले समझ लेते हैं कि कार्टिलेज एक्चुअल में होती क्या है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ये कार्टिलेज। इधर ध्यान देना बच्चों। लिखा है कार्टिलेज दीज आर फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यूज दैट कैन बैंड इजीली, ये इजीली बैंड हो जाते हैं, ठीक है। लिखा है दे आर प्रेजेंट इन न्यूली बॉर्न बेबी ईयर्स एंड ट्रैकिया। आप देखो बच्चों, अपना कान देखो यहां से, ये बैंड हो जाता है कि नहीं? बैंड हो रहा है इजीली। इसके अंदर पता क्या है? इसके अंदर कार्टिलेज है, इसके अंदर, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल कनेक्टिव टिश्यू है और इजीली बैंड हो जाता है। दूसरा बताया गया है कहां होता है? न्यूली बोर्न बेबी में। जो न्यूली बोर्न बेबी होते हैं ना, उनकी जो बोन्स होती हैं, जिन्हें आप बोन कहते हो, एक्चुअल में ना ये कार्टिलेज की बनी होती है। किस चीज की? जैसे मेरा हाथ है, अब मैं तो न्यूली बोर्न हूं नहीं, 30-35 साल की उम्र होगी मेरी, तो मैं अगर अपने हाथ को यहां से बैंड करने की कोशिश करूंगा ना, ये होगा नहीं। लेकिन अगर कोई 2-3 दिन का बच्चा होगा ना, अगर आप उसका हाथ ऐसे बैंड कर दोगे ना तो ऐसे मुड़ जाएगा। मोड़ना नहीं, कभी किसी के बच्चे का हाथ तोड़ दो, और कोई सर ने कहा था कार्टिलेज की बनी हुई, टूटने की नहीं, कंफर्म, ठीक है, पीटेंगे बहुत।
ठीक है। तो उनकी जो बोन्स होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। आपने देखा भी होगा जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने हाथ पर कैसे भी मोड़ लेते हैं, आप नहीं मोड़ सकते इतना, ठीक है ना। पैर का अंगूठा भी वो अपने मुंह में डाल लेते हैं, आप डाल के देखो नहीं जाएगा, ठीक है ना। रीजन पता क्या है ना, उनकी जो बोन्स है ना वो इनिशियल स्टेज पे कार्टिलेज की बनी होती है, और कार्टिलेज होता है फ्लेक्सिबल। कार्टिलेज क्या होता है? तो इसीलिए बच्चों ये कहां पर होती है, एक तो हमने बता दिया न्यूली बॉर्न बेबीज में होती है, ईयर्स में। अब बात करते हैं ट्रैकिया। अब ये ट्रैकिया क्या होता है बच्चों, इधर ध्यान दो। जब आप सांस लेते हो ना तो यहाँ एक पाइप है, उस पाइप के अंदर से हवा जाती है लंग्स में, उस पाइप को बोलते हैं ट्रैकिया। उस पाइप को क्या बोलते हैं? उस पाइप के ऊपर ना ऐसे रिंग्स बनी हुई है कार्टिलेज की। आपने कभी वॉशिंग मशीन का ड्रेनेज पाइप देखा है? उसमें रिंग्स बनी होती हैं। ऐसे ही वॉश बेसिन का प्लास्टिक वाला जो पाइप आता है उसमें भी रिंग्स बनी होती है। आपको पता है उस रिंग को बनाने का मोटिव क्या है? देखो, जब उसके अंदर पानी नहीं होता ना बच्चों तो श्रिंक नहीं करता। जब उसके अंदर पानी नहीं होता वो श्रिंक, तो इसीलिए यहाँ पे जो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं वो इसीलिए होती है कि जब इसके अंदर हवा नहीं होगी ना पाइप के तो ये कोलैप्स नहीं करेगा। तो ये तो यहां पर कार्टिलेज का काम क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग ऑफ विंड पाइप व्हेन देयर इज नो एयर इनसाइड इट। जब इसके अंदर एयर नहीं होती है ये उसको कोलैप्स नहीं होने देता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में कार्टिलेज, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। चले आगे बात करते हैं नेक्स्ट वन, और बात करेंगे हम लोग बोन के बारे में, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं सब लोग, जो हमारा स्केलेटल है वो बोन से बना होता है। लिखा है बोन इज हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव। लिखा है दीज टिश्यूज आर मेड अप ऑफ, इंपॉर्टेंट बात है ध्यान रखना, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस में, क्लियर, कई बार आता है पेपर में। बोन कनेक्टिव टिश्यूज आर मेड अप ऑफ, तो आंसर विल बी कैल्शियम एंड फॉस्फोरस कंपाउंड्स। लिखा है बोन्स प्रोवाइड अ स्केलेटल और स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। ये हमारी बॉडी को एक स्केलेटल और वी कैन से एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे ब्लड के बारे में। नेक्स्ट वन डिस्कस करेंगे हम लोग ब्लड के बारे में। देखो, अभी तक जितने भी टिश्यू आप पढ़ रहे थे, या तो वो जेली लाइक था, या वो फाइबर था, या फिर वो बिल्कुल हार्ड था। ये अकेला एक ऐसा टिश्यू है बच्चों, ये अकेला एक ऐसा टिश्यू है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है, फ्लूइड फॉर्म में होता है। कैसा होता है ये? लिखा है ब्लड कंटेन फ्लूइड टिश्यू कॉल्ड प्लाज्मा। इसको क्या बोलते हैं? फ्लूइड को प्लाज्मा बोलते हैं। विच कंटेन्स आरबीसी, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। इनके अंदर आरबीसी होता है, इनके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल, एंड प्लेटलेट्स मतलब प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो तो बात कर लेते हैं हम लोग। लिखा है कि जो ब्लड है ये काम क्या करता है बच्चों? ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, ठीक है ना, डाइजेस्ट फूड एंड वेस्ट मटेरियल, मतलब वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट करने का काम भी करता है। अब बात करते हैं कि जो आरबीसी हैं, अभी मैं टाइम दूंगा, लिख लेना इनको। देखो, ये जो आरबीसी होते हैं बच्चों, आरबीसी काम क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। एक्चुअल में इस आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके चलती है ऑक्सीजन। नेक्स्ट वन डब्ल्यूबीसी, सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं इंक्रीज द इम्यूनिटी, ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंड हेल्प इन फाइटिंग अगेंस्ट डिजीज। ये आपकी बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है ना उसको बढ़ाता है, ठीक है ना। कोविड टाइम में इम्यूनिटी की बात कर रहे थे ना, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है। नेक्स्ट वन प्लेटलेट्स। देखो बच्चों, प्लेटलेट्स क्या करती हैं? लिखा है प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग द ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी। आप लोगों ने देखा होगा, सपोज करते हैं किसी की चोट लग गई, अब वो पट्टी बांध लेगा। भाई ब्लड आ रहा था, पट्टी बांध ली, पट्टी वापिस पट्टी खोली तो क्या ब्लड वापिस आएगा? नहीं, वो ब्लड चला गया। कहाँ चला गया? बंद कैसे हो गया ये? यहाँ पे ब्लड क्लोट हो गया, ब्लड क्या हो गया? जम गया यहाँ पे ब्लड। और वो जो ब्लड क्लोटिंग कौन कराता है? प्लेटलेट्स कराती है। वो क्या कराती है? समझ में आ गई बात? तो प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है बच्चों? क्लोटिंग ऑफ ब्लड ड्यूरिंग एन इंजरी। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी या प्लेटलेट्स बहुत कम होंगी तो उस कंडीशन में अगर चोट लगेगी तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, मतलब ब्लड रुकेगा नहीं। बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा, दैट इज नेक्स्ट टिश्यू, दैट इज बोन।
ये लिख लो बेटा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, नोट्स में लिखा बनिए ये। लास्ट है ना ये, इसके बाद नर्वस टिश्यू है या कोई और भी है इसका पार्ट? क्या बेटा? क्लॉटिंग हो जाती है इसकी, ब्लड जम जाता है ना वो। चले आगे। हो गया नोट? चले भाई, चल। तो बच्चों ये थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट वन, दैट इज नर्वस टिश्यू के। देखो बच्चों, नर्वस टिश्यू क्या होते हैं, बात करेंगे। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को। लिखा है नर्वस टिश्यू। देखो नर्वस से यहाँ मतलब पता क्या होता है? नर्वस से यहाँ मतलब होता है, आपके ब्रेन की बात कर रहा है। आपके ब्रेन के अंदर जो सिग्नल चलते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो सिग्नल उनको ले जाने का और लाने का जो काम होता है वो नर्व टिश्यू का होता है। किसका होता है? लिखा है नर्वस टिश्यू आर मेड अप ऑफ फ्लेक्सिबल इलोंगेटेड सेल्स एंड आर रेस्पॉन्सिबल, किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल? टू कैरी मैसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर एंड रेस्पॉन्ड टू स्टिमुली। अब ये व्हाट इज द स्टिमुली? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट इज नोन एज द स्टिमुली। एनी चेंज इन द इज नोन एज स्टिमुली। यहाँ पे चेंज इन एनवायरमेंट से क्या मतलब है? इधर ध्यान दो बच्चों, यहाँ चेंज इन एनवायरमेंट से क्या मतलब है? यहाँ चेंज इन एनवायरमेंट से मतलब है, मान लो सपोज करते हैं घर में मम्मी खाना बना रही है, तवा गर्म है, आप जा रहे थे, आपका हाथ लग गया, ये हुआ सडन चेंज। ये क्या हुआ? आपने, और वो जो चेंज हुआ ना, टेम्परेचर एकदम चेंज हुआ, उसे बोलते हैं स्टिमुली। उसे क्या बोलते हैं? अब ये स्टिमुली कैसी भी हो सकती है, लेकिन स्टिमुली को रेस्पॉन्स करने के लिए आप कभी सोचते नहीं है। स्टिमुली को रेस्पॉन्स करने के लिए कभी आप थिंकिंग पार्ट काम नहीं करता है। अब तवे पे हाथ लगा तो क्या आपने सोचा हटाऊं या नहीं? डायरेक्ट आपने हटा लिया। सपोज करो आप कहीं जा रहे हैं और सडनली गोली चले या बम फटे, तो आप क्या सोचते हैं पीछे देखूं या नहीं? आप सडनली देखते हो, उसके बाद सोचते हैं क्या हुआ। तो इनको बोलते हैं बच्चे स्टिमुली। क्या बोलते हैं? एनी चेंज इन द एनवायरमेंट, जो भी एनवायरमेंट में चेंज होता है सडनली कोई भी, उसको हम लोग स्टिमुली बोलते हैं। तो इनकी जो इंफॉर्मेशन कैरी होती है वो नर्वस टिश्यू के थ्रू होती है। ठीक है ना? बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स, मोटो नर्व, ये सब आप 10th में पढ़ोगे, बाकी आपको मैंने बता दिया। लिखा है दीज टिश्यूज आर फाउंड इन ब्रेन, ये ब्रेन में पाया जाता है। स्पाइनल कॉर्ड, आपकी स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। एंड नर्व्स, और जो वहां से नर्व्स अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से या फिर ब्रेन से, उनके अंदर भी पाया जाता है। दीज टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ नर्व सेल्स, जिसको हम लोग न्यूरॉन कहते हैं। जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मतलब इनके अंदर नर्व सेल्स होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। आगे देखो बच्चों, अगर हम लोग बात करें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की, ये काम कैसे करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, ऐसा स्ट्रक्चर होता है न्यूरॉन का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। इसका जो पहला पार्ट होता है, एक एक करके सारे पार्ट के बारे में बात करेंगे। इसका जो पहला पार्ट होता है उसे बच्चों हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स। अभी डेंड्राइट्स क्या करती हैं? ये डेंड्राइट्स क्या करती हैं? ये किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट को, ये किसी भी चेंज इन एनवायरनमेंट, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? स्टिमुली, ये उस स्टिमुली को रिसीव करते हैं। जैसे ही कोई एनवायरनमेंट में चेंज होगा सडनली, तो ये उसे क्या करेगा? रिसीव कर लेगा। तो डेंड्राइट्स क्या है? ये कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जिनका काम होता है किसी भी स्टिमुली को रिसीव करना, किसी भी स्टिमुली को। उसके बाद ये है इसका सेल बॉडी। क्या है इसका ये? और इस सेल बॉडी के अंदर एक क्या होता है बच्चों?
और इसको हम लोग साइटोन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्लियर हो गई बात? अब सेल बॉडी के बाद एक लॉन्ग पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ये लॉन्ग पार्ट। इस लॉन्ग पार्ट का क्या नाम है बच्चों? एक्सोन। क्या नाम है इसका? ये जो लॉन्ग पार्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं? अब इस एक्सोन के ऊपर एक कवरिंग होती है जो इस एक्सोन को प्रोटेक्ट करती है। इस एक्सोन के पास एक कवरिंग होती है जो इस एक्सोन को, जिसको हम लोग कहते हैं माइलिन शीट। क्या कहते हैं? अच्छा, एक्सोन का वर्किंग क्या होगा? ये जो सिग्नल यहां से आया ना, उस सिग्नल को सेल बॉडी से लेकर नर्व एंडिंग तक या एक्सोन टर्मिनल तक लेके जाना। समझ में आ गई बात? अब जब सिग्नल यहां आ जाएगा, जब सिग्नल यहां आ जाएगा तो बच्चों ये आ जाएगा किसके पास? एक्सोन टर्मिनल के पास। कहां जाएगा ये? मतलब यहां आ जाएगा सिग्नल, है ना। अब यहां से ये करेगा इसको स्प्रे। क्या करेगा इसको? ये इस बीच में जो गैप आप देख रहे हो ना इन दोनों के, इसे साइनेप्स से कहते हैं। आगे दिखा देंगे, उसमें लिखा है सिर्फ, ठीक है। तो साइनेप्स का काम क्या होगा बच्चों? देखो ध्यान से, एक न्यूरॉन से अब ये दूसरे को इंफॉर्मेशन पकड़ा देगा। मतलब कोई पूछे साइनेप्स किसे कहते हैं बच्चों? अ स्मॉल गैप बिटवीन टू न्यूरॉन। दो न्यूरॉन के बीच में एक जो स्मॉल गैप होता है उसे कहते हैं साइनेप्स। उसका काम क्या होता है? एक न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट करना। समझ में आ गई बात? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो ये बात हमें समझ में आ गई भाई, ये क्या करता है काम। इसी के बारे में नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास कंटेंट लिखा हुआ है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया एक एक लाइन में। एक बार मैं रीड करा देता हूं, ठीक है। लिखा है नर्व सेल, जिसको हम लोग हैज अ सेल बॉडी कंटेनिंग न्यूक्लियस एंड, इसके पास एक सेल बॉडी होती है, उसके बाद साइटोन भी होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होता है। लिखा है इट हैज सम कॉल्ड विच आर रेस्पॉन्सिबल टू रिसीव इंपल्स, वही स्टिमुली है, फ्रॉम दी। आगे लिखा है इट हैज अ लॉन्ग पार्ट नोन एज विच इज रेस्पॉन्सिबल टू कैरी इंपल्स फ्रॉम सेल बॉडी टू। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं। द एक्सोन इज कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड माइलिन। क्लियर?